Hello friends, this is SV. Welcome to Adhika Manch. We are present here with another new session that is Maths Pedagogy. Maths Pedagogy के important questions की ये सीरीज़ कंटिन्यू है जिसके हम पार्ट 2 कर चुके हैं। ये जो रहेगा ये रहेगा पार्ट 3। तो फ्रेंड्स इस सीरीज़ का पार्ट 3 रहेगा यानी मैथ्स पेडागोजी। मैथ पेडागोजी के जो क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये रहेगा पार्ट 3। इससे पहले हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर चुके हैं। ओके, तो शुरू करते हैं ये सीरीज। ये रहा इस सीरीज का पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। तो फ्रेंड्स प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं यानी कि ए ऑप्शन कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, ठीक है। या फिर हम बात करें बी ऑप्शन विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, या फिर सी ऑप्शन समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, या फिर डी ऑप्शन समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ए का बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो जो मैथमेटिक्स की यदि हम बात करते हैं यानी गणित में प्राथमिक स्तर पर जो गणित की जो पहेलियाँ होती हैं वो मदद करती हैं, यानी कि क्या चीज़ मदद करती हैं, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में या विकसित करने में। किसी भी बच्चे में समस्या सुलझाने के जो स्किल्स होते हैं उनको विकास करने में उनको विकास करते हैं, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स NCF ऐसा मानता है कि इसके अनुसार यानी कि गणित पढ़ाने का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर नहीं है। कौन सा नहीं है निम्नलिखित में से, वो देख लेते हैं। यानी कि बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, या फिर बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, या फिर सी ऑप्शन समस्या समाधान के कौशलों को बढ़ाना, या फिर गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। NCF 2005 इस तरह को एक मतलब गणित का उद्देश्य नहीं मानता, बाकी सबको गणित का उद्देश्य मानता है कि बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, ठीक है, या फिर समस्या समाधान के कौशलों को बढ़ावा देना, या फिर गणित में उच्च स्तर पढ़ाई की तैयारी करना। NCF 2005 प्राथमिक स्तर पर गणित का सभी उद्देश्य मानता है लेकिन ए को नहीं मानता। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। फ्रेंड्स यहाँ पे कक्षा 1 और 2 के स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो गणित और शिक्षण के अधिगम के संबंध में कौन सा सही है। ऑप्शन ए, अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है कि अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, या फिर कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए, या फिर ऑप्शन सी कहता है कि गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर यानी कि 3 इस तरह से कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी कि सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल सही है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। कोई छात्र 5050 को, ठीक है, 550 लिखता है। एक स्टूडेंट से जिसको एक टीचर कहता है कि आपको 5050 लिखना है, ठीक है, 5050 लिखना है, तो वो 5050 को यानी कि 550 लिख देता है, ठीक। इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है आपके अनुसार, इसका अर्थ क्या है। स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स उसे स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है ये कह सकते हैं हम, या फिर ये कहा जा सकता है कि संख्या का ज्ञान नहीं है, या फिर गणित का ज्ञान नहीं, या फिर जोड़ का ज्ञान नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन के तरफ हम चलते हैं। ऑप्शन डी कहता है कि जोड़ का ज्ञान नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे जोड़ की तो बात हो ही नहीं रही, सिर्फ संख्या लिखने की बात हो रही है। तो संख्या लिखने में जो प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। गणित का ज्ञान नहीं है। फ्रेंड्स गणित का ज्ञान से संबंधित नहीं है, क्योंकि बच्चा सिर्फ
कोई भी संख्या नहीं लिख पा रहा तो ये नहीं कह सकते कि उसे गणित का ज्ञान नहीं है या संख्या को ज्ञान नहीं है। तो फ्रेंड्स उसे संख्या को ज्ञान तो है, क्योंकि वो 550 लिख रहा है तो उसे संख्या को तो ज्ञान है क्योंकि 550। ए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं, तो बच्चे को सिर्फ स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू के जो कॉन्सेप्ट है वो स्पष्ट नहीं है, बाकी वो ठीक तरीके से लिख सकता है उसे स्पष्ट होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग यानी कि गणित के अधिगम के प्रति शिक्षार्थी की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय है। तो गणित में अधिगम के प्रति विद्यार्थियों की संवेदनशीलता को जागृत करने के लिए सबसे जो प्रभावी उपाय है वो क्या है से हम देखते हैं। यानी कि हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। यानी कि गणित में जो अधिगम कर रहे हैं, गणित में अधिगम करने के लिए विद्यार्थियों की संवेदनशीलता मतलब उसकी उत्सुकता को, संवेदनशीलता को जागृत करने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ उपाय होगा वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स उसे देखते हैं। यानी कि ऑप्शन ए कहता है विषय सामग्री को विद्यार्थी के अनुभव के क्षेत्र से संबंधित कराना, ठीक है, या फिर जो पढ़ाया जाना है उससे संबंधित प्राप्त पूर्व ज्ञान की जांच करना, या फिर शिक्षार्थियों को अवधारणाओं के अनुप्रयोगों से अवगत कराना, या फिर जिनमें दैनिक जीवन की स्थितियों से संबंधित अनुप्रयोगों को अधिक प्राथमिकता दी जाए, या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है कि उपयुक्त सभी की सभी जो बात है वो बिल्कुल सही है। यदि हम किसी स्टूडेंट में गणित के प्रति संवेदनशीलता को, उसकी उत्सुकता को जागृत करना चाहते हैं तो यानी कि ए भी करेक्ट रहेगा, बी भी करेक्ट रहेगा और सी भी करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है। प्रिया नाम की एक स्टूडेंट से वो गणित के प्रश्न करने में निपुण है। उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है। तो फ्रेंड्स उसमें किस प्रकार की जो बहुबौद्धिकता की अधिकता है, यानी भाषाई बुद्धि, ठीक है, तार्किक बुद्धि या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर मनोगत्यात्मक बुद्धि। तो फ्रेंड्स प्रिया नाम की जो लड़की है गणित के सारे प्रश्न हल करने में, ठीक है, हल कर लेती है यानी कि निपुण है। तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि है, तो उसमें जो बुद्धि है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि तार्किक बुद्धि। बिकॉज जो गणित का संबंध है वो तर्क यानी कि लॉजिक से है, ठीक है, लॉजिकल एबिलिटी से है, लॉजिकल पावर से है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसमें तार्किक क्षमता है, इसलिए वो गणित के सभी प्रश्न को हल करने में निपुण है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। 4th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, उनके लर्निंग के लिए एक उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, ठीक है, कोई एक संख्या है जो दशमलव के 2 स्थान तक है को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यानी कि दशमलव अंक को, ठीक है, उनकी तुलना करने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है, मतलब स्टूडेंट्स, ये उनका उद्देश्य दिया गया है। तो यानी कि यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। तो इस अधिगम के उद्देश्य के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं यानी कि प्रक्रियात्मक ध्येय है, या फिर सुव्यवस्थितता ध्येय है, या फिर सामाजिक ध्येय है, या फिर विषयात्मक ध्येय है। तो फ्रेंड्स ये जो उद्देश्य है यानी कि ये विषयात्मक है, यानी कि गणित से संबंधित एक उद्देश्य निर्धारित किया गया है, इसमें गणित की कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो ये इसे कहेंगे हम यानी कि विषयात्मक ध्येय, यानी कि विषयात्मक उद्देश्य, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यह क्वेश्चन नंबर 8 कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। शून्य जो है सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है, यह वाद विवाद का विषय है। यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है। तो इस तरह का क्रियाकलाप बच्चों को किस तरह से प्रोत्साहित करता है या कर सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरह का यानी कि विश्लेषण और संप्रेषण में, या फिर वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, या फिर वे संख्या हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो, या फिर मित्रों को सहयोग देने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मित्रों को सहयोग देने में भी नहीं रहेगा, ठीक है, या फिर वे समस्या हल करने में जिनके अंत में शून्य हो। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि विश्लेषण और संप्रेषण में। तो फ्रेंड्स ये इस तरह का जो वाद विवाद प्रतियोगिता है वो विश्लेषण और संप्रेषण में प्रभावी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यदि एक विद्यार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है, ठीक है, कोई भी एक स्टूडेंट से उसको संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है। तो उसमें किस तरह की असमर्थता हो सकती है, यानी कि उन्हें नंबर, ठीक है, नंबर और नंबर के आकलन में किसी भी बच्चा जब समस्या महसूस करता है तो उसमें किस तरह की यानी कि डिसेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं यानी कि लेखन अक्षमता यानी कि डिस्ग्राफिया, या फिर गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया, या फिर दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता, या फिर पठन अक्षमता जिसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ यानी कि उस बच्चे को किस तरह की यानी कि डिसेबिलिटी हो सकती है। तो फ्रेंड्स उस बच्चे को जो रहेगी यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, गणितीय असमता जिसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। जब भी बच्चा गणित के किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में या फिर गणन संबंधी विकार उत्पन्न हो जाता है बच्चे को, या वो समस्या महसूस करता है गणितीय प्रक्रिया को पूर्ण करने में, या फिर नंबर से संबंधित उससे जोड़ घटाने गुणा भाग आदि नहीं कर पाता है, यानी कि उससे गणन संबंधी समस्या महसूस करता है, तो फ्रेंड्स उसे हम डिसकैलकुलिया यानी कि गणितीय असमता कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन करेक्ट होता है। यदि हम बात करें लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया का संबंध यानी कि लिखने से है, रीडिंग से। जिस बच्चे को रीडिंग यानी लिखने में प्रॉब्लम होती है तो उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। ये हम बात करें यानी कि पठन असमता डिसलेक्सिया जिस बच्चे को पढ़ने में असमर्थता महसूस होती है यानी कि परेशानी महसूस करता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा यानी कि गणितीय असमता डिस्कैलकुलिया। तो डिस्ग्राफिया का संबंध रीडिंग से हो गया, राइटिंग से हो गया, ठीक है, और डिसकैलकुलिया का संबंध हो गया यानी कि रीडिंग से। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है, कक्षा 2 का कुछ विद्यार्थी हैं, उनको हासिल वाले जो जोड़ होते हैं 2 संख्याओं वाले, ठीक है, उनको जोड़ने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं वो। तो इसका कारण क्या हो सकता है। जब स्टूडेंट्स यानी कि हासिल वाले 2 संख्याओं वाले यानी 2 डिजिट नंबर के जोड़ करने में भी परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है, यानी कि गणित में रुचि का अभाव, ठीक है, अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव, ठीक है, तो यानी कि गणित रुचि का अभाव, या फिर अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव, या फिर सी ऑप्शन शून्य के महत्व की समझ का अभाव, या फिर पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बच्चे को पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव है, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हासिल का जो कॉन्सेप्ट है उनको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यानी हम बात करें गणित में रुचि का अभाव, तो गणित में रुचि का अभाव नहीं है, इसको हम गणित में रुचि का अभाव नहीं मान सकते। गणितीय मान और स्थानीय मान और गणितीय मान की यहाँ पे बात हो ही नहीं रही, तो ऑप्शन ए भी हट जाता है, ऑप्शन बी भी हट जाता है, और ऑप्शन सी की बात करें शून्य के महत्व, तो यहाँ पे शून्य से तो मतलब नहीं है, 2 अंक के यानी कि दशमलव से संबंधित हम जोड़ की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ पर जो एक परेशानी यानी एक कारण रहेगा यानी कि पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। तो बच्चे ये समूह निर्धारित नहीं कर पा रहा कि किस तरह से दशमलव संख्या को एक ग्रुप में लगाने के बाद जोड़ की प्रक्रिया यानी एडिशन की जो प्रोसेस है वो किया जाता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं। तो प्राथमिक स्तर पर यानी कि गणित की पाठ्यपुस्तक का निर्धारण हो रहा है, ठीक है, तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी विशेषताएं प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक की कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। यानी कि उनमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, जो अवधारणाओं का परिचय वो संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, ठीक है, या फिर हम बात करें बी की, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ अभ्यास किया जा सके, ठीक, या फिर वह आकर्षक और रंगीन होने चाहिए, या फिर वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं डी ऑप्शन की मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे
एनसीएफ 2005 भी इस तरह से मानता है कि बच्चे बिना वर्डन के पढ़ें। जो बस्ता है बच्चे का, जो बैग है, बोझ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मोटी और बड़ी किताब होने से सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो गणित की एक यानी कि किसी भी पुस्तक की, चाहे वो गणित की हो, चाहे वो विज्ञान की हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, उसकी विशेषता नहीं हो सकती। तो डी ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। सी की बात करें, आकर्षक और रंगीन होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आकर्षक, हम मनोरंजन करने के लिए गणित की पुस्तक तैयार नहीं कर रहे हैं, बच्चों के अंदर तार्किक क्षमता का विकास करने के लिए पुस्तकों का निर्माण कर रहे हैं। तो ये विशेषता भी नहीं हो सकती। बी की बात करें, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए, जिससे कि यथा तथ्य अभ्यास किया जा सके। सिर्फ अभ्यास भी नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी अवधारणा और कैसे कॉन्सेप्ट भी होने चाहिए जिससे बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास हो सके। तो ए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए ऑप्शन कहता है कि उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें संदर्भ दिया जाना चाहिए, एग्जाम्पल दिए जाना चाहिए, जिसके थ्रू प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 सिफारिश करती है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। यानी कि प्राथमिक स्तर पर गणित की जो शिक्षा है, ठीक है, या टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, उसका जो सेंटर है वो क्या होना चाहिए, यानी कि केंद्र क्या होना चाहिए। यानी कि उच्चतर गणित के लिए तैयारी, यानी कि उच्चतर गणित के लिए तैयारी होनी चाहिए, या फिर गणित के अमूर्त विचार जानना, गणित के अमूर्त विचार, ठीक है, या फिर बात करें हम कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक ज़िंदगी से जोड़ने में सहायता करना चाहिए, या फिर बात करें डी ऑप्शन की विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करनी चाहिए। ये रहा डी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का क्या केंद्र होना चाहिए, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यानी कि कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन, यानी कि जो रियल लाइफ है, रियल लाइफ से जोड़ते हुए, ठीक है, गणितीय जो कॉन्सेप्ट हैं या अवधारणा, उनको विद्यार्थियों को समझाना चाहिए। या फिर ये कहें कि गणित की पाठ्य पुस्तक की ये विशेषता होनी चाहिए कि उसमें जितनी भी अवधारणा है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी संकल्पना हैं, उनका प्रत्येक बच्चे की, यानी कि बच्चे की रियल लाइफ से उनका एक जुड़ाव हो, एक संबंध हो, जिससे बच्चे ये महसूस कर सकें कि ये हमारे लाइफ से संबंधित है, हमारे जीवन में उपयोगी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन है सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, अध्यापक ने कक्षा 4th के छात्रों को 36 यानी कि 36 टाइल दी। ठीक है, एक टीचर है और उसके यानी कि एक 4th क्लास का बच्चा है, 4th क्लास के बच्चे को 36 टाइल्स देता है एक टीचर, और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहता है, और कहता है कि इन 36 टाइल्स से आपको एक आयत बनाना है। आयत मतलब रेक्टेंगल का निर्माण करना है, रेक्टेंगल की शेप में इसे सजाना। तो इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता। तो कौन सी जो संकल्पना उसको संबोधित नहीं किया जा सकता, यानी कि गुणनफल को, क्षेत्रफल को, आयतन को या गुणनखंड को। तो फ्रेंड्स, हम देख पा रहे हैं कि गुणनफल, क्षेत्रफल, गुणनखंड या आयतन, तो किसको नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, यानी कि टाइल्स, यदि कोई एक बच्चा टाइल्स को इस तरह से व्यवस्थित करता है कि एक आयत बनता है, ठीक है, 36 टाइल को इस तरह से व्यवस्थित करता है कि एक आयत का निर्माण होता है। ठीक, तो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उससे बच्चे का गुणनफल का भी क्लियर होगा, क्षेत्रफल का भी क्लियर होगा और गुणनखंड का भी क्लियर होगा। जो ऑप्शन यानी कि जो संकल्पना क्लियर नहीं होगी वो होगी आयतन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर मतलब इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है बिल्कुल सी जो करेक्ट है, आयतन, वो करेक्ट है, क्योंकि आयतन की संकल्पना संबोधित नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, 14वां क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। एक टीचर है, ठीक है, तो वो एक स्टूडेंट यानी कि 5th क्लास के एक स्टूडेंट से पूछते हैं, यानी कि आकृति का परिमाप, कोई भी एक आकृति उसके परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को कहती है। वो कहती है शैलजा नाम के स्टूडेंट से कि आप अपने शब्दों में इसे डिस्क्राइब कीजिए। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी। ठीक है, शैलजा इस बात को बता सकती थी, बिल्कुल एकदम सक्षम थी।
ठीक, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। लेकिन उस क्वेश्चन की व्याख्या, किसी भी आकृति का जो परिमाप है उसकी व्याख्या करने में असक्षमता महसूस कर रहे थे, मतलब सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से शैलजा की कौन सी विशेषता को वो प्रदर्शित करता है, यानी कि कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल, ठीक, या फिर परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता, या फिर निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता, या फिर डी ऑप्शन निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया कि वो इस चीज़ को करने में बिल्कुल सक्षम थे, यानी कि उसकी गणितीय, यदि हम क्षमता की बात करें तो उसकी गणितीय जो क्षमता है वो उच्च स्तर की है, लेकिन उसकी जो भाषा प्रवीणता है वो इस चीज़ को डिस्क्राइब करने में अक्षमता महसूस कर रही थी। कुल मिला के उसकी जो भाषा प्रवीणता है वो निम्न स्तर की है, और जो गणितीय या तर्क क्षमता है वो उच्च स्तर की है, ठीक है। तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, यानी मैथ्स पेडागॉजी स्पेशल सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 15 क्वेश्चंस इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं, ये पार्ट 3 रहेगा। इससे पहले हम यानी कि 2 सीरीज कर चुके हैं, यानी कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इसी तरह से मैथ्स पेडागॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। फ्रेंड्स यदि आपको ये अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट के थ्रू अपनी कोई भी क्वेरी हो उसको दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वो भी यदि तैयारी कर रहे हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बन पाए मैथमेटिक्स पेडागॉजी से संबंधित। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल अधिगम मंच सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, यानी कि इस पार्ट का 15वां क्वेश्चन, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। आकांक्षा नाम की कोई भी एक लड़की है, वो एक गणित की अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है, ठीक है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है, कोई भी एक बच्चा है, कोई भी एक लड़की है, वो एक यानी कि मैथ्स की टीचर बनना चाहती है और अच्छे यानी कि निपुण प्रवीण बनना चाहती है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, यानी कि अच्छा संप्रेषण कौशल, ठीक, सबसे पहले उसका अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए, तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। बी की तरफ चलते हैं, यानी कि गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। या फिर सी की तरफ चलते हैं, संख्या पद्धति, बीज गणितीय तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। या फिर बिना समय लगाए समस्याओं सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स बिना समय लगाए यानी कि समस्याओं सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। ये एक टीचर की विशेषता हो तो सकती है, लेकिन यदि हम बच्चों को या प्राइमरी लेवल पर पढ़ा रहे हैं या फिर किसी भी लेवल पर, उच्च स्तरीय लेवल पर भी पढ़ा रहे हैं, तो एक टीचर की योग्यता के द्वारा समस्या का समाधान हो तो सकता है। एक टीचर समस्या का समाधान कर सकता है क्योंकि यदि वो निपुण है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग बच्चे एक क्लास में बैठते हैं, ठीक है, उनकी अलग से रुचि होती है, उनकी क्षमता अलग होती है। तो फिर फ्रेंड्स सिर्फ एक गति से समस्या का समाधान करने या सवालों को हल करने से एक टीचर ये निर्धारित नहीं कर सकता कि बच्चे सीख रहे हैं। सिर्फ टीचर क्लास में जाएगा और सवालों को फटाफट सॉल्व कर देगा तो बच्चे सीखें या ना सीखें। तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। अब हम चलते हैं सी की तरफ, संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यानी कि ये बात भी हो सकती है कि अच्छा ज्ञान तो होना चाहिए, यानी कि वो अपने सब्जेक्ट यानी कि गणित में निपुण होने चाहिए, लेकिन हम बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो यहाँ से सी ऑप्शन भी हट जाता है, ठीक है। सिर्फ यानी कि गणित यानी कि उस सब्जेक्ट में प्रवीणता होना ही जरूरी नहीं, एक टीचिंग मेथड यानी कि उसकी शिक्षण प्रक्रिया है, यानी कि एक स्टैंडर्ड है, वो अच्छा भी होना चाहिए जिससे बच्चे उसमें रुचि ले पाएँ। यदि हम बी की बात करें, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि उस टीचर के अंतर्गत यानी कि जो गणित या विषय वस्तु की जितनी भी अवधारणा है, ठीक है, उनका ज्ञान होना चाहिए, उनकी समझ होनी चाहिए, इतनी योग्यता होनी चाहिए कि बच्चों के रियल लाइफ यानी कि जीवन से जोड़ सके प्रत्येक अवधारणा को, और बच्चों को यह सुनिश्चित कर सके कि मैथमेटिक्स की जो प्रत्येक अवधारणा है, प्रत्येक संकल्पना है, आपके रियल लाइफ से जुड़ी हुई है और आपके रियल लाइफ में काम आने वाली है। यदि वो एग्जाम्पल या उदाहरण भी प्रस्तुत करें तो रियल लाइफ बच्चे दैनिक जीवन में जो चीज़ महसूस करते हैं, जो चीज़ अनुभव करते हैं, जिन चीज़ों के प्रति उनकी रुचि रहती है, उनसे जोड़ा जाए
और मैथमेटिक्स को रुचिकर बनाया जाए। तो फ्रेंड्स यानी कि एक अच्छे गणित की अध्यापिका बनने के लिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गणितीय विषय वस्तु का वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए और इस तरह की योग्यता होनी चाहिए। और ए ऑप्शन को भी देख लेते हैं, यानी कि अच्छा संप्रेषण। बहुत अच्छी बात है कि एक टीचर का संप्रेषण अच्छा होना चाहिए तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान, प्रश्नों का अच्छा ज्ञान से संबंध नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा यानी कि बी, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी यानी कि मैथ्स पेडागोजी की सीरीज जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस की। आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल अधिगम मंच को सब्सक्राइब करें। तो इस सीरीज को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।